इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर फिर भी आपको गाली देनी हो तो च और भ से शुरू होने वाले शब्दों का प्रयोग वर्जित है। सूचना जनहित में जारी। तो आ गए आप लोग। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से इस चैनल पे और मैं हूँ आपका होस्ट। दोस्तों मेरी वीडियोस पे आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और ऐसी ही वीडियोस मैं आगे कंटिन्यू करता रहूं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस लाल बटन को ग्रे कर दीजिए। दोस्तों आज की मूवी शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी। कौन ही करेगा। ये सेक्शन इसलिए था, मैं स्पॉन्सरशिप वालों को बताना चाहता था कि मैं भी स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है पीके। तो दोस्तों इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, और इस मूवी में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को उठाया गया है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक एलियन के धरती पर उतरने से, जो कि हमारे आमिर खान हैं, और ये स्पेसशिप से नंगा ही उतरता है। इसकी क्या मस्त बॉडी है यार, क्या चिकनी बॉडी है। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि आमिर खान धरती पर रिसर्च के लिए आए हैं, और वो बहुत ही एडवांस स्पीशीज रहे होंगे क्योंकि उन्होंने स्पेसशिप बना लिया है और धरती पर भेजा है इन्होंने अपना एस्ट्रोनॉट, वो भी नंगा, बिना किसी खाने और बिना किसी रहने के सपोर्ट के साथ। और आमिर खान को दिखता है एक बंदा बीच रेगिस्तान में रेडियो के साथ, तो आमिर खान उसकी तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देता है, और उसका रिमोट देखो कैसे इधर उधर हिल रहा है। रिमोट ही नहीं, एक्चुअली कुछ और भी ऐसे इधर उधर हिल रहा होगा क्योंकि वो नंगा है। इसी बात पे दोस्तों वो घंटा दबा देना सब्सक्राइब के साथ वाला, और इसके रिमोट पे टच करने से स्पेसशिप को बुलाया जा सकता है। तो ये इतनी बार तो बॉडी पे टच हो गया होगा कि इसकी स्पेसशिप तो और वो आदमी आमिर खान का रिमोटवा चोरी करके भाग जाता है, और आमिर के हाथ में रह जाता है सिर्फ एक रेडियो। दोस्तों एक चैलेंज, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स पूरे हो जाते हैं तो मैं भी इस पोज में एक पोस्ट डालूंगा। इसके बाद एंट्री होती है अनुष्का शर्मा की, जिसका मूवी में नाम दिया गया है जगत जननी। तो उसके नाम से ही डिसाइड कर दिया गया है कि उसके बेटे का नाम क्या होगा, जगत। और फिल्म में सब अनुष्का को जग्गू जग्गू कहकर बुलाते हैं, और जग्गू को देखना है अमिताभ बच्चन का कॉन्सर्ट। और यहीं पे एंट्री होती है सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत अभी हमारे साथ नहीं है, और ये वीडियो भी मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ही वॉज सच ए टैलेंटेड गाय, मैं काफ़ी एडमायर करता था उन्हें, बट अफसोस की बात है कि वो अभी हमारे साथ नहीं है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत का नाम है सरफराज। तो सरफराज को भी अमिताभ बच्चन का कॉन्सर्ट देखना है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं ब्लैक टिकट के लिए, और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों ही ब्लैक की टिकट इकट्ठे खरीद लेंगे क्योंकि वो बहुत महंगी है। दोनों के मिला के 96 यूरोज होते हैं, लेकिन टिकट है 100 यूरोज की। तो बजाय इसके कि ये ब्लैक करने वाले बंदे को अपनी घड़ी का ऑफर दे, ये भागते हुए जाती है एक बुड्ढे को अपनी घड़ी का ऑफर करती है और कहती है 4 सेंट मुझे उधार दे दो। और फिर बुढ़ा क्यों ही उधार देगा, उसको भी तो अमिताभ बच्चन पसंद है। तो वो जाता है, फटाफट टिकट खरीदता है और कॉन्सर्ट देखने लग जाता है। और इसी बीच इन दोनों में प्यार होने लगता है। 5 मिनट का गाना आता है और इन दोनों की बहुत सारी मेमोरीज बन जाती है। बॉलीवुड हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और सरफराज पाकिस्तानी है, इसलिए जग्गू के मम्मी पापा को इससे दिक्कत है। और अब एंट्री होती है जग्गू के मम्मी पापा की, और आप गौर से अगर इन्हें देखेंगे तो पापा है फरहान के पापा और मम्मी है राजू की मम्मी। तो आप समझ रहे हैं कि वो दोनों जब इंजीनियर बन गए तो फिर क्या हुआ है। और पापा अभी भी फरहान के पापा की तरह ही हैं, और वो जग्गू को डांटने लगते हैं कि तू ये क्या कर रही है। और पापा भागते हुए जाते हैं गुरुजी के पास, और मानो ना मानो इस गुरु में कोई ना कोई शक्तियां तो है ही, क्योंकि ये बिना किसी इन्फॉर्मेशन के पता लगा लेता है कि जग्गू एक सरफराज नाम के बंदे से प्यार करती है, और वो सरफराज पाकिस्तानी है। और ये जग्गू को आगे की सलाह भी दे देता है कि वो पाकिस्तानी इसको धोखा देकर भाग जाएगा और वो इससे कभी शादी नहीं करेगा। जग्गू की ईगो को ठेस पहुंचती है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। वो गुरुजी को अपनी सबसे प्यारी फिंगर दिखाकर लैपटॉप बंद कर देती है, और अगले ही दिन शादी करने का फैसला करती है। और अगले दिन शादी पे सरफराज नहीं, एक चिट्ठी आती है, उस पे किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जग्गू को पता लग जाता है कि वो सरफराज ने ही भेजी है। पहली बात तो ये, वैसे तो घूमते रहते हैं पूरा दिन साथ में, पूरा 5 मिनट के गाने में इन्होंने तहलका मचाया हुआ था, बिल्कुल अलग नहीं हो रहे थे एक दूसरे से। और अभी शादी करनी है तो ये अलग अलग आके मिलेंगे। वाह भाई वाह। तो सही बात है, अगर इतना ही गहरा प्यार था तो जग्गू को फोन करके पूछ नहीं लेना चाहिए था सरफराज से कि आखिर एंड मोमेंट पे तुझे क्या दिक्कत होगी। कल तक तो फैमिली मैटर का कोई भी रीजन नहीं था तेरे पास। और ये बंदी टैक्सी में बैठती है, जब टैक्सी वाला इससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो ये सीधा कहती है राइट।
नहीं भैया, कहाँ जाना है साहब? सैन फ्रांसिस्को। और अब जग्गू की मुलाकात होती है न्यू दिल्ली में पीके से, और मुझे ये समझ नहीं आता कि पीके हो क्या है। ये आज तक आपने रियल लाइफ में कभी सुना है? कोई कह सकता है पी हुई है क्या, पीके आया है क्या, पिया हुआ है क्या, पीके है क्या? और पीके मेट्रो में हेलमेट पहन के बैठा हुआ है, पान खा रहा है, रेडियो चला रहा है, मतलब पूरे रूल्स की ऐसी तैसी कर रखी है। मेट्रो में ये सब अलाउड नहीं है भाई। और जग्गू भागी भागी जाती है अपने बॉस के पास, और बॉस हैं बमन ईरानी। और क्योंकि मूवी में उन्हें कोई बेटी नहीं दी गई, इसलिए इस बार उनका रोल भी थोड़ा छोटा ही था। और मूवी आगे बढ़ती है और पीके दान पात्र से पैसे चुराते हुए पकड़ा जाता है, और बचने के लिए वो उपाय ढूंढता है स्टिकर्स का। जी हाँ, और वो अपने गालों पे भगवानों के स्टिकर्स चिपका लेता है ताकि उसे कोई मारे ना। गुड आइडिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। पापा, मैं फिर से फेल हो गया। मारा तो मारा, पर आपने चाटा क्यों? इसे कहते हैं चाटा बजाना। और पीके अब अपनी स्टोरी जग्गू को बताना स्टार्ट करता है, और स्टार्ट करने से पहले ही वो एक ऐसी बात बोल जाता है जो आज के टाइम में बहुत ही रिलेटेबल है। अरब की तो लुल्ली बजी हुई है। पीके बताना स्टार्ट करता है कि उसके साथ अर्थ पे क्या क्या हुआ था। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पीके नंगा ही अर्थ पे आया था रिसर्च के लिए, तो उसे सबसे पहले कपड़े चाहिए, और कपड़े के लिए उसे मिलती है डांसिंग कार। हमने तो नहीं देखी आज तक ये डांसिंग कार। और ये क्या हो रहा है? ये सामूहिक डांसिंग कैसे हो रही है हर जगह? ये क्या सब मिलके आके प्लानिंग करते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे और फिर डांसिंग करेंगे? और पीके का पैसों का इंतजाम भी डांसिंग कार से ही हो जाता था, क्योंकि वॉलेट उसे मिल जाता था। और पीके आगे बताता है कि एक दिन उसे ऐसे कपड़े मिले कि उसका सारा खाना फ्री में हो गया। तो भाई उस कपड़े को फेंका क्यों? लाइफ टाइम पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ती। और पीके का किसी एक आदमी का फैशन ठीक करने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। और अब एंट्री होती है हमारे संजय दत्त की, क्योंकि पिछली 2 मूवीज का ट्रिब्यूट भी तो देना है और आगे आने वाली मूवी को प्रमोट भी तो करना है। और अब पीके को हमारे यहाँ की लैंग्वेज सीखनी है, तो उसे 2 हाथ चाहिए ताकि वो लैंग्वेज ट्रांसफर कर ले अपने अंदर। लेकिन इसके लिए उसे कोई भी आदमी नहीं चाहिए। ये देखो, इसके पीछे पूरे 50 आदमी नाच रहे होंगे कम से कम, पर इसको सिर्फ औरतों के हाथ पकड़ने है तो ये ठरकी। और संजय दत्त भी नाचते हुए घूम रहा है, ठरकी छोकरो ठरकी छोकरो। वो उसकी खुद की वाइफ पे हाथ मारने जा रहा था, तब भी वो इतने प्यार से मना कर देता है। यहाँ पे चाकू चल जाते हैं, चाकू। और आगे पता चलता है कि उसका रिमोटवा तो दिल्ली जा चुका है, तो उसे अब दिल्ली जाना पड़ेगा अपना रिमोटवा ढूंढने के लिए। और अब पीके दिल्ली में आता है, और वहाँ पे उसे एक भिखारी मिलता है जो उसके लिए पैसे लेके खड़ा रहता है। लेकिन जब जग्गू उससे पूछती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, तो वो कहता है, जब से हम ही गोला पर आया हूँ, हर कोई हमसे पैसा लिया है, कौनों का भी दिया नहीं है। तुम पहला मिला जॉन हमारी खातिर 5000 डब्बा में डाल दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ठरकी तो ये है। और फिर से सीन आता है साधु का। मैं कह रहा हूँ ना, इसके पास कोई ना कोई शक्तियां जरूर है। ये देखो, पीके कह रहा है कि ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपकी जेब में क्या है? सिगरेट पीते हैं? हाँ, इतनी दूर से इस बंदे ने पता लगा लिया कि उसकी जेब में सिगरेट है। उस बंदे का बाप आज तक नहीं पता लगा पाया कि उसकी जेब में सिगरेट है, और इसने इतनी दूर से पता लगा लिया कि इसकी जेब में सिगरेट है। और अब पीके अपना नया लॉजिक लेके साधु के सामने जाता है, और वहां पर अपनी बॉडी दिखाता है और पूछता है कि ठप्पा कहाँ पर लगा है रिलीजन का। और इस बंदे के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, बॉडी इसकी इतनी चमक रही है। भाई क्या चिकनी बॉडी का क्या राज है यार? कौन इसको लंगर भंडारों में कौन प्रोटीन शेक दे रहा है? और अब पीके का फिर से ठरकीपना देख लो, ये टेलीस्कोप से भी जग्गू को ही देख रहा है। पर कमाल की बात तो ये है, इस बंदे को टेलीस्कोप लग रहा है जग्गू को देखने के लिए, और जग्गू दूर से इसे अपने आप ही देख पा रही है। और अब भैरव यानी संजय दत्त को मिल जाता है वो चोर जिसने पीके का रिमोटवा चुराया था, और वो इस चोर को पीके के पास लेके जाने वाला होता है। लेकिन ट्रेन जैसे ही स्टेशन पे पहुंचती है, ब्लास्ट हो जाता है। अब पीके का दोस्त मर चुका है। पीके बहुत ही सदमे में, और पीके की डिबेट भी है उस साधु के साथ। डिबेट शुरू होते ही साधु खड़ा हो जाता है और बिना इंट्रोडक्शन के बोलने लगता है, भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। कल को ये भी कह सकते हैं भगवान मर गए। लेकिन आप पूरी मूवी में ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि पीके ने कहीं पर भी ये नहीं बोला कि भगवान फ्रॉड है। दोस्तों, रियल लाइफ में भी हमें ऐसे बहुत से इंसिडेंट देखने को मिलते हैं जहां पर बात को घुमा फिरा कर हमें गुमराह करने की कोशिश की जाती है। रिलीजियन शांति बनाए रखने के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं।
और आप मूवी में देखेंगे तो भगवान की बदौलत ही उसका रिमोटवा उस साधु के पास गया। अगर किसी आम इंसान के हाथ में चला जाता तो शायद उसे कभी मिलता ही नहीं। और पीके की बाबा जी से काफी तू तड़ाक के बाद बात चली जाती है कि सरफराज ने जग्गू को धोखा दिया था कि नहीं। और अब स्पॉटलाइट जाती है जग्गू पे और अब पीके गुत्थी सुलझाता है और पूछता है कि क्या चिट्ठी पे सरफराज का नाम लिखा हुआ था। जग्गू कहती है नहीं। और फिर पीके कहता है कि वो चिट्ठी किसी और के लिए भी तो हो सकती थी, नाम उस पे नहीं लिखा हुआ था। और पीके को ये भी पता लग जाता है कि वही चिट्ठी सरफराज ने भी पढ़ ली थी, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे से कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। और सवाल खड़ा होता है कि क्या उसके पास कोई कांटेक्ट है सरफराज का। इस बंदी के पास एक कांटेक्ट तक नहीं है जिससे वो शादी करने वाली थी। ढूंढ डांड के कहीं से ये एम्बेसी का नंबर निकालते हैं और वहाँ कॉल करते ही ऐसा हर्ष और उल्लास का माहौल छा जाता है। और एम्बेसी वाली बताती है कि रोज सरफराज कॉल करता है और पूछता है कि जग्गू नाम की लड़की ने कभी कांटेक्ट किया। ये क्या लॉजिक हुआ? इस हिसाब से अगर मुझे किसी बाहर वाली लड़की से प्यार हो जाए तो क्या मैं एम्बेसी कॉल मिलाता रहूंगा? और बाहर वाली छोड़ो, अगर मुझे कोई जॉब वाली ही मिल जाए तो क्या मैं उसकी कंपनी में कॉल मिलाता रहूंगा और उसकी रिसेप्शनिस्ट से पूछता रहूंगा वो है, और एक दिन वो भी बोलेगी वाओ मुबारक हो आपका कॉल आ गया है। लेकिन अल्टीमेटली सरफराज से कांटेक्ट हो जाता है और वो अभी भी वही स्वेटर पहन के बैठा हुआ है जो उसने स्टार्टिंग में पहना हुआ था। और फाइनली राज खुलता है कि सरफराज ने धोखा नहीं दिया था और अब फरहान के पापा को यानी कि जग्गू के पापा को अकल आ जाती है और वो खुद पीके का रिमोट माउस को वापस करते हैं। और एंड में जब पीके को टाटा बाय बाय करने का टाइम आता है तो जग्गू उसका रेडियो लेके बैठ जाती है। लेकिन जग्गू को ये नहीं पता कि उसने रेडियो कहाँ लगाया हुआ है। इसलिए दोस्तों हाथ हमेशा धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और खाना खाने से पहले तो बिल्कुल ही इस बात का ध्यान रखें। और अब वो कैसेट सुनना स्टार्ट करती है तो उसे रियलाइज होता है कि इसमें तो उसी की आवाज़ें हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे इतने हाईटेक इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, नॉइस रिडक्शन करने के बाद भी ऑडियो क्वालिटी जैसे तैसे अच्छी आ पाती है। ये बंदा कौन सी चीज़ से रिकॉर्ड कर रहा था भाई? ना बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, ना पीपो आ रहा है, ना ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। जग्गू की आवाज़ एकदम कंचन। और अब जग्गू को पता लग जाता है कि छोकरा ठरकी है, मतलब उससे प्यार करता है। लेकिन पीके उससे झूठ बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो इंसानों से झूठ बोलना सीख गया है। और मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर इन दोनों का मिलन हो भी जाता तो ये शादी करके कहाँ जाती? इसका मायके काफी दूर नहीं हो जाता? 400 करोड़ मील दूर। और पीके 1 साल बाद फिर से लौट के आता है। इस बार वो और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के लेके आया अपने साथ और सब नंगे होते हैं सिवाय हमारे पीके के। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी हो, ये एंड में बोल बोल के क्यों बता रहा है? इसके गोला पे तो सब मन में ही बात कर लेते थे। और ये सीन सिर्फ इसलिए रखा गया ताकि रणवीर कपूर को लाया जाए क्योंकि अगली मूवी की प्रमोशन भी तो करनी थी। दोस्तों ऑल इन ऑल ये मूवी बहुत ही अच्छी है। ये उस वक्त आई थी जब ओ माय गॉड भी रिलीज हो चुकी थी, लेकिन किसी एक मूवी का अच्छा होना किसी दूसरी मूवी को बेकार नहीं बना देता। दोनों मूवीज अपनी अपनी जगह काफी अच्छी थी। इसमें कॉमेडी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है लेकिन मैसेज दोनों में सेम है और हमारा मैसेज को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मूवी में यह जीवी वर्ड नहीं है, मूवी में, फिल्म में, हाँ फिल्म में बैठ रहा है।